चलिए आइए अब हम लोग टर्मिनल क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। आपके पास दो तरीका है, या तो आप जो मैं आंसर दिया हूं वही एग्जाम में लिख दीजिए, या तो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड द राइज ऑफ टाउन्स एंड एमरजेंस ऑफ ट्रेड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म? किस तरह से जब कस्बों का विकास हुआ, ठीक है, और व्यापार वापस से चालू हुआ, तो फ्यूडलिज्म जो कॉन्सेप्ट था, जो सिस्टम था, उसका पतन हुआ, वह सिस्टम खत्म हो गई। ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द फ्यूडल एज 9th to 11th centuries, ट्रेड इन यूरोप वाज ऑलमोस्ट एट अ स्टैंड स्टिल। अब देखिए, जब फ्यूडल सिस्टम का एकदम यह उच्च शिखर पर था 9th to 11th सेंचुरी में, तब यूरोप में व्यापार का पूरा ठहराव था। The manor, by developing economic self-sufficiency, made the exchange of products almost unnecessary. अब जो मनोर था, जो हेड था, वो ऐसा इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी सिस्टम बनाया जिससे प्रोडक्ट्स का लेन देन लगभग नामुमकिन सा हो गया था। Furthermore, merchants were unwillingly to ship goods any considerable distance because of piracy on the seas and banditry on lands, continuous feudal war, heavy taxes levied by each feudal lord on goods transported across his domain, inadequate roads and bridges, and lack of money as the mean of payment. अब देखिए, जो व्यापारी थे वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते थे एक जगह से दूसरे जगह तक, क्योंकि इससे क्या होता था, जब वो लोग सीज के से जाते थे तो लूट हो जाती थी। बहुत सारे जगह पर जमीनों में रोक थी, जो फ्यूडल वॉर होता था, बहुत सारा टैक्स लगाया गया था। फिर हर एक जगह पे जो फ्यूडल लॉर्ड था, सामान अपने जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का, तो वो लोग पैसा लेते थे, ठीक है। रास्ते अच्छे नहीं थे, ब्रिजेस अच्छे नहीं थे, साथ साथ पेमेंट करने के लिए पैसे या कमी था, तो इसकी वजह से जो व्यापार था उसमें ठहराव सा हो गया था। The decline of feudalism began in 12th and 13th century when the Crusades upset feudal ways of living. अब देखिए, फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडलिज्म जो था, उसका पतन कब चालू हुआ? 12वीं और 13वीं शताब्दी में। कब? जब जो क्रूसेड्स थे वो फ्यूडल का जो तरीका था जीने का, उसको चेंज किए। In the 14th and 15th centuries, the rise of strong national states hastened the end of feudalism as a system of government. अब 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो नेशनल स्टेट्स बने, बहुत ही ताकतवर नेशनल स्टेट्स बने, वो क्या किए? फ्यूडलिज्म का जो दौर था, जो तरीका था सरकार चलाने का, उसको खत्म कर दिए। Starting about the 12th century, there was a gradual revival of trade because more settled conditions permitted persons and goods to move from place to place in safety, and the Crusades' European military expedition to wrest control of Palestine, the Holy Land, from the Mohammedans awakened European demand for the luxury of the East. अब देखिए, 12th सेंचुरी जो हुआ, 12वीं शताब्दी से जो व्यापार था, जो काफी समय 9 to 11 सेंचुरी जो कि ठहराव पे था, वो व्यापार फिर से आरंभ हुआ जब और अच्छे कंडीशंस बने व्यापार करने के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके, उनको सुरक्षा मिला व्यापार करने में। और जो क्रूसेड्स, यूरोपियन मिलिट्री एक्सपेडिशंस हुआ, ठीक है, वो पैलेस्टाइन में कंट्रोल किए, ठीक है। पैलेस्टाइन क्या है? होली लैंड, ठीक है, एक पवित्र जमीन है, ठीक है, मोहम्मडन से लिए। और जो यूरोपियन थे वो लग्जरियस लाइफ, ठीक है, जो पूरब के जगह पे लोगों का लग्जरियस लाइफ था, उसका डिमांड करने लगे। द रिवाइवल ऑफ ट्रेड इन टर्न स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब देखिए, व्यापार बढ़ने से क्या हुआ? कस्बों का भी विकास हुआ, ठीक है। फॉर ट्रेड पर्पसेस टाउन्स आर एसेंशियल बिकॉज दे प्रोवाइड मार्केट प्लेसेस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखिए, व्यापार करने के लिए टाउन्स का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि टाउन्स में ही बाजार लगते थे, ठीक है। वहां पे स्टोरेज था, गोडाउन था, भंडार गृह था, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी। फिर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था वहां पे मैन्युफैक्चर भी किया जाता था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके व्यापार होता था।
Medieval towns, at first under the control of nearby feudal lords, later freed themselves as they grew in wealth and population. अब देखिए, जो मध्यकालीन समय पे जो कस्बे थे, ठीक है, पहले वो किसका कंट्रोल पे था? फ्यूडल लॉर्ड्स के। अब वो लोग खुद को आजाद कर लिए थे और वो वहां का जो धन संपत्ति था, जो जनसंख्या था, वो भी काफी बढ़ गया था। Some towns purchased charters from their feudal rulers, thus gained the right of self-government. A few towns won their independence by armed uprising. अब कुछ टाउन्स में वो लोग क्या किए थे? चार्टर्स को खरीद लिए थे, ठीक है, अपने फ्यूडल रूलर से। तो उनको क्या मिला? अपना गवर्नमेंट बनाने का, अपना सरकार बनाने का अधिकार मिल गया। अब कुछ जो शहर थे, टाउन्स थे, वो लोग क्या किए? वो लोग अपना आज़ादी जीते, लड़के जीते। Out of the growth of trade and production that took place in medieval towns arose a new economic group of people called the bourgeois. ठीक है, अब जो ये ग्रोथ हुआ, विकास हुआ व्यापार में, उत्पादन में, तो इससे मिडिवल टाउन बना, ठीक है, और एक नया इकोनॉमिक ग्रुप बना, ठीक है, लोगों का, जो कि bourgeois नाम से जाने लगा। They were also known as the middle class. For those people were economically and socially in between the lowest, the serf, and the highest, the nobles, clergy of the feudal class. अब इनको मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में ये जो सर्फ थे, जो सबसे गरीब थे, नीचे थे, और जो क्लर्जी थे, जो सबसे ऊपर थे, उनके बीच में थे ये लोग। The bourgeoisie consisted of merchants, shopkeepers, bankers, professional men and other person of wealth and enterprise. अब ये जो bourgeoisie थे, ये कौन थे? मर्चेंट्स थे, शॉपकीपर्स थे, बैंकर्स थे, प्रोफेशनल मैन थे और दूसरे लोग जिनके पास पैसा था, व्यवसाय था, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन 2 करते हैं। Why do you think Renaissance marks a break from earlier pattern of thought and existence? Write about in 100 words. आपको ऐसा क्यों लगता है जो रीनायंस, नव युग का पुनर्जागरण काल का जो समय था, वो लोगों का सोचने का तरीका, रहने का तरीका पहले से काफी बदल दिया था? 100 शब्दों में बताइए। या तो आप इस आंसर को लिख लीजिए, या तो आप इस आंसर को समझ के अपने वर्ड्स में आंसर बनाइए। रीनायंस मीन्स रीबर्थ। रीनायंस का मतलब होता है फिर से जन्म लेना। यहां पे हम लोग समय की बात कर रहे हैं, तो नव युग। This was the period that immediately succeeded the Dark Age. अब ये वह समय है जो डार्क एज के बाद आया। It witnessed the growth of new ideals and ideas in different sphere of life. अब इसमें नए नए सोचों का विकास हुआ और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नए नए सोच लाए गए। लोगों का जीवन स्तर पहले से अच्छा हुआ। The liberal meaning of the word Renaissance is rebirth. अब देखिए, स्वतंत्रता के तरफ से जो ये शब्द इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे रीनायंस, तो इसका मतलब होता है फिर से जन्म लेना, नवयुग। इट स्टार्टेड इन इटली फ्रॉम अबाउट 1350 AD when people began to show great interest in the cultural achievement of the classical civilization of Greece and Rome. अब ये लगभग 1350 AD में इटली में चालू हुआ, जब वहां के लोग जो ग्रीस और रोम का सभ्यता था, उनका जो सांस्कृतिक उपलब्धि था, उसके प्रति वो लोग अपना रुचि दिखाए। Renaissance represented a great change in the pattern of thought of the people. अब रीनायंस, नवयुग जो आया, उसमें यह देखा गया कि लोगों का जो सोचने का तरीका है, उसमें काफी बदलाव हुआ। Among the various new ideas that were generated were the spirits of humanism, rationalism and the spirit of inquiry. अब देखिए, बहुत सारा इसमें आइडियाज, विचारों का विकास हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे वो ये थे, लोगों में इंसानियत का सोच आया, वो लोग राष्ट्रवादी बने, अपने देश के प्रति उनको प्यार आया, साथ ही साथ वो लोग इंक्वायरी करने लगे। हर चीज के पीछे वो लोग आंख बंद करके विश्वास अब नहीं करते थे, वो लोग रीजन पूछते थे, कारण पूछने लगे। The human being became the central concern of the new scholar rather than concern about other worldly affairs. अब देखिए, जो नए नए स्कॉलर्स थे, वो दुनिया में और क्या हो रहा है इसको छोड़कर ये देखने लगे कि इंसान कैसे थे, ठीक है। जो पंडित थे वो लोग पढ़ने लगे इंसानों के बारे में। Humanism expressed its belief in the creative potential of human being and their right to seek joy and pleasure in the world itself. अब देखिए, ह्यूमनिज्म वो हम लोग को ये पढ़ाया
कि जो हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को आनंद से जिए और इस धरती में वह खुशी से रहे। इट रिजेक्टेड द asceticism of the medieval church and withdrawal from worldly pleasure। अब देखिए उस समय क्या था, डार्क एज के समय, जो मिडीवल समय पे जो चर्च था, मध्यकालीन समय में जो चर्च था, वहां पे क्या चलता था, एसेटिज्म। एसेटिज्म मतलब क्या होता था, सन्यास। तो लोग सन्यास से ये लोग अगेंस्ट थे उसके, ठीक है। और जो वर्ड्स, शब्दों से जो इंसान को खुशी मिलता था उसको हटाए, क्योंकि सन्यासी क्या करते हैं, सन्यासी जीवन का मोह माया, वो जो प्लेजर है, आनंद है, उससे दूर रहते हैं। This new interest in the study of human beings resulted in a new interest in language, literature, history, ethics, etc. अब जो ये नया रुचि आया लोगों का इंसानों के बारे में पढ़ने का, ठीक है, इसमें नई नई चीजें आए, भाषा के बारे में, लिटरेचर, हिस्ट्री, एथिक्स, ये सब के बारे में लोग पढ़ने लगे, इस पे रिसर्च होने लगा। इनफैक्ट इट वाज एट दिस टाइम दैट द डिसिप्लिन ग्रुप्ड अंडर ह्यूमैनिटीज टुडे वर बॉर्न। अब वास्तव में इस समय पे ही आज जो हम लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं वो आया, उसका जन्म हुआ। द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म वाज आल्सो सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कला के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में भी हम लोग ये जो ह्यूमैनिज्म का हम लोग का जो स्पिरिट था वो हम लोग देखें। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ रीनायंस आर्टिस्ट वर इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स। नव युग के समय जो लोग कलाकृति से जुड़े थे वो ज्यादातर चित्रकारी किए। Painters studied the anatomy and proportion of the human body in order to paint human beings in realistic form and proportion। अब जो चित्रकार थे वो इंसान के शरीर के बारे में वो लोग पढ़े और वो लोग इंसान के शरीर का चित्र बनाए, आकृति बनाए। Some of the outstanding artists were Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Botticelli and Titian। अब उस समय के जो बहुत ही प्रसिद्ध और उम्दा आर्टिस्ट थे वो कौन थे, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, रुफेल, बॉटिसेली और टिटियान। देयर वर्क्स लाइक विंसीज मोनालिसा आर एडमायर्ड इवन टुडे। अब वो लोग जो काम किए थे, जैसे लियोनार्डो दा विंसी का मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं और ये पेंटिंग का आज अरबों रुपया दाम है। आगे देखिए, हाउ डिड द रिफॉर्मेशन इंपैक्ट यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो रिफॉर्मेशन आया इससे यूरोप में और बाकी दुनिया में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये जो सुधार का दौर आया। रिफॉर्मेशन मतलब सुधार। द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन डिवाइडेड वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, दो क्रिश्चियनिटी हैड बीन डिवाइडेड बिफोर बाय द ग्रेट सिज्म ऑफ 1056 which many Westerners forget about for some reason and reshaped political and religious values in all Europe। अब देखिए उस समय जो लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, जो लोग विरोध कर रहे थे सुधार के लिए, तो वो क्या देखे कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में डिवाइड हुआ। ठीक है, क्या डिवाइड किए, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन डिवाइडेड वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को लोग डिवाइड कर दिया, अलग कर दिए। ठीक है, और एक नया पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यूज बना यूरोप में। ठीक है, in turn it radically changed the way people saw things and greatly altered the culture of the period। अब इससे क्या हुआ, लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का चीजों को देखने का तरीका काफी बदल गया और जो उन लोग का संस्कृति था वो काफी हद तक बदल गया। At first it radically changed how people viewed the faith from a single monolithic form to a plethora of competing creeds came turmoil as people splintered off and divided according to a number of confessions causing societal strife। अब देखिए पहले क्या हुआ कि लोग विश्वास की तरफ देखिए, कैसे लोगों का फेथ की तरफ, विश्वास की तरफ उन लोगों का नजरिया बदला। ठीक है, और सिंगल मोनोलिथिक थे वो लोग। ठीक है, उससे वो लोग प्लेथोरा बने। ठीक है, तो बहुत जनजाति में उथल पुथल हुआ, बहुत लोगों में मतभेद हुआ, एक दूसरे से कंपटीशन हुआ। ठीक है, और इससे जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें कलह मच गया। स्ट्राइफ होना मतलब कलह मचना।
It also changed the focus of the people, placing it away from ritual and from formulae and placing it on faith and belief, as well as developing a sort of work ethic that differed from the past. अब देखिए इसमें क्या हुआ, लोगों का जो फोकस था उसको चुनौती मिला, ठीक है। लोग अब जो लोग रिचुअल्स करते थे, जो फॉर्मूलाज था, ठीक है, जो लोग रस्म रिवाज निभाते थे, ठीक है, अब वो लोग क्या करने लगे, विश्वास करने लगे चीजों पे, ठीक है। उन लोग का वर्क एथिक, काम करने का तरीका बदल गया, ठीक है, जो पहले था अभी काफी चेंज हो चुका था। हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स चेंज द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, नवीन दुनिया, इसमें नए नए जो रास्ते खोजे गए और जो इकोनॉमी का और समाज का क्या क्या उस समय खोज हुआ। The most prominent achievement of this period was the great voyages and the discoveries that changed the map of the world. अब इस समय जो बहुत महान यात्री थे वो और जो वो लोग खोज किए थे वो क्या था, मैप बनाए थे वो लोग, ठीक है। Many new lands and new sea routes were discovered that changed the shape, direction and trend of trade in Europe. बहुत सारे नए नए रास्ते खोजे गए, नए नए समुद्री मार्ग खोजे गए, जिससे वो लोग जो यूरोप में थे उन लोग का व्यापार करने का तरीका ही बदल गया। द रीनाइंस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रोवोक्ड क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ यूरोपियंस अबाउट अदर लैंड एंड अदर पीपल। अब जो ये नव युग का जो स्पिरिट आया, लोगों में जोश आया, तो इससे क्या हुआ, लोग जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप देश में रहते थे, उन लोगों का सोचने का तरीका बदला, वो लोग क्वेश्चन करने लगे हर चीज पे, व्यापार बदला, ठीक है। दिस इंकरेज मेनी एडवेंचर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। तो इससे बहुत सारे खोज हुए, बहुत सारे नए नए जमीन मिले उनको। द मेन मोटिव बिहाइंड दीज डिस्कवरीज वाज गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। अब देखिए ये जो खोज हुआ उस समय, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो इसलिए था ताकि उन्हें भगवान मिले, ठीक है, उन्हें गर्व हो, प्रतिष्ठा मिले, उन्हें सोना मिले। बट द मोटिव ऑफ गोल्ड और इकोनॉमिक नीड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सोना मिलने का, गोल्ड मिलने का, वो लोग का जो आर्थिक जरूरत था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का उद्देश्य था। बिफोर द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, यूरोपियन ऑब्टेन्ड आर्टिकल्स लाइक स्पाइसेस, कॉटन, प्रीशियस जेम्स, सिल्क एटसेट्रा फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब वो लोग ये भौगोलिक खोज किए अलग अलग देशों तक व्यापार करने के लिए, उससे पहले उन लोगों के पास क्या था, स्पाइसेस था, कॉटन था, प्रीशियस जेम्स, सिल्क, ठीक, जो वो लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के पूर्वी भाग से वो लोग लाते थे। द रिजल्ट्स ऑफ द वॉयजेस वर फार रीचिंग। अब जो ये यात्रा हुआ उससे जो परिणाम मिला वह बहुत दूर तक हुआ। इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स। अब इससे क्या हुआ, कॉलोनियल साम्राज्य बनने लगा। देयर डिस्कवरी एक्सपैंडेड कॉमर्स फ्रॉम इट्स नैरो लिमिट्स टू मेडिटेरियन ट्रेड इनटू अ वर्ल्ड एंटरप्राइज। अब देखिए वो लोग जो व्यापार करते थे, ठीक है, जो मेडिटेरियन ट्रेड था वो बढ़कर अब वर्ल्ड एंटरप्राइज, अब पूरे विश्व में व्यापार होने लगा। नाउ कमर्शियल फोकस शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरियन टू अटलांटिक। अब जो व्यापार था वो मेडिटेरियन से अटलांटिक की तरफ बढ़ा। ये सब जगह का नाम है। Many new commodities were added to trade such as tobacco, molasses, ostrich feather, potato etc. अब व्यापार करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स वो लोग ऐड किए, सामान ऐड किए, जैसे टोबैको, मोलासेस, ऑस्ट्रिच फेदर, पोटैटो, ये सब ऐड हुआ। द डिस्कवरीज ऑल्सो स्टार्टेड द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बाय यूरोपियन कंट्रीज। अब ये सब जो खोज हुआ, आविष्कार हुआ, डिस्कवरीज जो हुआ, इससे क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ एशिया का, अफ्रीका का, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज आके यहाँ रहने लगे। द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनहांसमेंट ऑफ यूरोपियन वेल्थ। अब ये जो बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ा, ठीक है, और जो यूरोपियन लोग आके यहाँ रहने लगे एशिया में, अफ्रीका में, तो इससे क्या हुआ, उन लोग के पास बहुत पैसा आ गया। यूरोपियन मर्चेंट्स accumulated huge wealth which helped them invest in the development of new machines. अब जो यूरोप के व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उन लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, तो उससे क्या हुआ, वो लोग नए मशीन्स का
बनाने में खर्च कर पाए। दिस लेड टू द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। इससे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़े थे, इसके आगे के वीडियोस में। एनलिस्ट द मेन आइडियाज गिवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अब जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें जो मेन आइडियाज था वो क्या था, ठीक है। अमेरिका को भी आजादी मिली थी तो उसके लिए क्या आइडियाज था, ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। आइए देखते हैं। The main purpose of the Declaration of Independence was to declare that American colonies were separating from England. अब देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में था, ये था कि उसमें ये दिया है कि जो अमेरिकन कॉलोनीज है वहां से इंग्लैंड के लोग अलग हो जाएं। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो स्टेटेड व्हाट द प्रिंसिपल्स वर एज ही फाउंडेशन फॉर सीकिंग इंडिपेंडेंस। अब इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा गया कि जो आजादी की लड़ाई हुई, जो आजादी चाहिए, उसका फाउंडेशन किन किन बातों पे रहा। द डॉक्यूमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट था डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का, उस डॉक्यूमेंट को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इंट्रोडक्शन states the purpose of the document, which was to explain why the American people were declaring independence from Great Britain. अब देखिए, पहला तो इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में बताया गया। फिर जो डॉक्यूमेंट है उसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, वो बताया गया। फिर ये बताया गया कि जो अमेरिका के लोग हैं वो खुद को क्यों आजाद कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन से। अब देखिए, थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सर्टेन इम्यूटेबल राइट possessed by all individuals and that these rights are not granted by the government but rather they are inherent to human nature. अब देखिए, हर एक इंसान का अगर वो इस दुनिया में है, ठीक है, तो उसका कुछ अधिकार है और वो अधिकार सबका है। ये अधिकार उसको सरकार नहीं देगी, ठीक है। इंसान को ये अधिकार जन्म लेते ही इस दुनिया में मिलती है। That the main purpose of a benevolent government is to secure and protect these rights. और उसमें यह था कि सरकार का काम यह होता है कि इंसान का जो हक है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार को बचाए रखे वहां की सरकार। Additionally, that government is based on the consent of the governed, the people who are the sole source of this governmental authority. साथ ही साथ ये भी बात उठा कि जो सरकार है वह कौन चुनेगा, वह वो लोग चुनेंगे जो उस देश में रहते हैं जहां की सरकार है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हीं के वजह से सरकार चलती है। फाइनली, दैट शुड द गवर्नमेंट persistently violate the principle of a proper and good government, then the people have the right to overthrow it. और ये भी कि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है, तो जो लोग हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वह उस सरकार को हटा सके। अब देखिए, ग्रीवियंसेस, क्या क्या समस्याएं होती थी लोगों को। द थर्ड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ ग्रीवियंसेस अगेंस्ट किंग जॉर्ज III, हु वाज सिग्नल्ड आउट टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए, जो तीसरा भाग था क्या चीज का, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का, उसमें यह था कि किंग जॉर्ज III जो जिनको ब्रिटिश सरकार भेजी थी ताकि वह उनका काम कर सके, उनके अगेंस्ट लोगों को क्या क्या तकलीफें थी, क्या प्रॉब्लम था, वो बात किया गया। These grievances are examples of actions that violated the criteria for good government stated in the second part of the Declaration of Independence. अब ये जो grievances, समस्याएं थी, ये उदाहरण थी कि जो काम किया गया वो सही नहीं था और जो एक अच्छी सरकार का काम होता है उसका सारा चीज यहाँ पे वायलेट किया गया, ठीक है, जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन में था कि अच्छी सरकार को क्या क्या करना चाहिए। These grievances therefore justify separation from the king's bad government and establishment of a good government to replace it. तो ये जो समस्याएं थी ये इसलिए जस्टिफाई कर पा रही थी कि जो राजा है उसका जो बुरी सरकार है उससे सेपरेट हो जाए, लोग अलग हो जाए और एक नया अच्छा सरकार आए उसके बदले। Sovereignty. The fourth part of the document is an unqualified assertion of sovereignty by the United States of America. It proclaims the determination of Americans to defend and maintain their independence and right. अब देखिए, जो चौथा पार्ट है वो ये है कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो लोगों के पास ये अधिकार हो कि वो अपनी आजादी को
के लिए, अपने हक के लिए वो लोग लड़ सकें और उसको बचाए रख सकें। चलिए अब क्वेश्चन 6 करते हैं। Which ideas of French Revolution had an impact on the world order? अब देखिए, विश्व में फ्रेंच जो क्रांति हुई उसके क्या क्या सोच विचार थे जिसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। The French Revolution gave the world a different model from the American Revolution. अब देखिए, जो अमेरिका की क्रांति थी और जो फ्रेंच की क्रांति थी, तो फ्रेंच की क्रांति इस दुनिया को एक दूसरा रूप दिखाई, ठीक है, क्रांति का। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज अ गिविंग ऑफ राइट्स टेकन अवे और एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स। अमेरिकन क्रांति क्या चीज का था कि जो अधिकार लोगों से लिया गया है वो वापस दिया जाए, ठीक है, और लोगों का जो अधिकार है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। The Bills of Rights in the Constitution simply listed rights that various kings had previously affirmed belong to all Englishmen. अब देखिए, जो बिल ऑफ राइट्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसमें वो सारे राइट्स महाराजा लोग, जो राजा लोग पहले थे, ठीक है, वो लोग दिए थे, वो था। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन लिमिटेड द टायरनी गवर्नमेंट कुड डू। अब देखिए, जो अमेरिकन क्रांति था वो जो सरकार क्या कर सकता है, ठीक है, उसको लिमिटेड कर दिया, ठीक है। जो वो लोग शोषण करते थे, अत्याचार करते थे जो सरकारी लोग, उस चीज को वो लोग रोके। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द अदर हैंड प्रेजेंटेड अ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन दूसरी तरफ क्या किया कि जो पुराना तरीका था उसको पूरा हिंसा की तरफ से बदल दिया। इट वॉज नॉट एन इवोल्यूशनरी चेंज बट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज। अब ये जो बदलाव था ये एक एक करके नहीं हुआ। इवोल्यूशन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, एक बार में बदलने की कोशिश हुई थी। मैनी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स चोज टू फॉलो द फ्रेंच स्टाइल ऑफ रिवॉल्यूशन। अब बहुत सारे जो क्रांतिकारी समूह थे वो लोग फ्रांस का जो तरीका था क्रांति करने का, विद्रोह करने का, उसको चुने। द मेन वॉज कम्युनिज्म। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि कम्युनिज्म बनाइए, आप अपनी कम्युनिटी बनाइए। द पॉलिट ब्यूरो, माफ कीजिएगा, द पॉलिट ब्यूरो वॉज अ थिनली डिस्गाइज्ड कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी। अब देखिए, पॉलिट ब्यूरो एक छोटा सा और गुप्त कमिटी था जो लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इट सर्व द सेम पर्पस। ये इनका भी जो उद्देश्य था वो भी एक जैसा ही था। Stalin was Robespierre. They began with high-sounding rhetoric. It had a dream based on platitudes. It disintegrates into chaos. बहुत सारी बदलाव हुई, राइट्स हुआ, दंगे हुए, लोगों में कलह मचा। The dream that a people can live by platitudes keeps appearing and never works. A group takes over the government and becomes terrorist. अब देखिए, जो सपना देखा गया था लोगों का जीने का, प्लैटिट्यूड्स का, वो कभी काम नहीं किया कि लोग कैसे जिएंगे, वो जैसे सोचे थे वैसे नहीं हुआ। कुछ लोग सरकार ले लिए, कुछ आतंकवादी बन गए। द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज बीन टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड ऑर्डर। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो ओल्ड ऑर्डर था, पुराना जो तरीका था, वो बर्बाद हुआ। लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द चाइनीज रिवॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड द ओल्ड लैंड ओनिंग नोबिलिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति की तरह रशियन क्रांति और जो चाइनीज रिवॉल्यूशन, चाइनीज क्रांति हुई थी, वो लैंड ओनिंग नोबिलिटी, जो लोग जमीन पे पूरा कब्जा करके बैठ गए थे, उन लोगों को बर्बाद किया। ऑल रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन डू दैट। अब जितने भी क्रांति हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसा, वो सब वही किए। देन इंटरनल करप्शन ब्रिंग्स द कोलैप्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब आपसी में जो रिवॉल्यूशन में लोग थे, उन लोगों का खुद में जो करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ, उसके वजह से ये क्रांति जो थी वो बंद हो गई, वो कोलैप्स कर गई। व्हेन नो अदर वे इज सीन टू एग्जिस्ट टू गेट रिड ऑफ पावरफुल एनरिच्ड नोबिलिटी, अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन मे ऑकर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि आप ताकतवर जो लोग हैं, जो लोग आपके शोषण कर रहे हैं आप पर, आप उनके खिलाफ कुछ कर सकें, तो आप विद्रोह करेंगे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था। When the task is to prevent a return of tyranny as it was in Germany after the World War II, an American revolution may occur. अगर मान लीजिए ऐसा काम है कि आपको रोकना है
आपको सरकार को रोकना है, उसके अत्याचारों को रोकना है, तो हो सकता है जैसे जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन फिर से आए। जब जब लोगों को बहुत ज्यादा शोषित किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, तो वो क्रांतिकारी बने, वो प्रोटेस्ट किए, विद्रोह किए। डिस्कस द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द जर्मन एंड इटालियन लीडर्स फॉर देयर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एकीकरण, लोग एक साथ रहते थे। तो जो जर्मन लोग थे, जो इटालियन लोग थे, वो लोग क्या तरीका चुने थे एक कि सब जो छोटे छोटे स्टेट्स में है, ये सबको मिला के एक बड़ा कंट्री बनाया जाए। In the process of both German unification and Italian unification, revolutionary leaders used fighting and war between countries to their advantages. अब देखिए, जो जर्मन यूनिफिकेशन था और इटालियन यूनिफिकेशन था, दोनों में ही जो क्रांतिकारी नेता थे वो लोग लड़ाई लड़े, युद्ध लड़े देशों के साथ ताकि उनको फायदा हो। These leaders, Bismarck in Germany and Cavour in Italy, were cunning and played countries against each other to get the freedom they wanted for their own countries. अब उस समय जो नेता थे, जर्मनी के नेता कौन थे? बिस्मार्क, इटली के कैवर, ये लोग बहुत चालाक थे और ये लोग क्या किए थे, बहुत सारे देशों में आपसी लड़ाई करवा दिए थे आजादी को बोल के। ठीक है, क्यों? ताकि उनको भी, उनके देश को आजादी मिले। The specific ways these countries became unified were much different. अब ये जो तरीका हुआ कि ये जो कंट्रीज थे ये एक साथ जुड़े, वो अलग था। Germany became a nation one section at a time, beginning with the non-German confederation. अब देखिए, जर्मनी एक बार में राष्ट्र बना, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ? नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन से। ऑन द अदर हैंड, इटली बिकम अ नेशन ऑल एट वन टाइम। ठीक है, जर्मन में एक एक सेक्शन करके बना, इटली एक बार में ही नेशन बन गया। देयर वर ऑल्सो मेनी मोर स्मॉल वॉर्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, सब एक साथ जोड़ के एक बड़ा देश बना रहे थे, तब भी छोटे छोटे बहुत युद्ध हुए। इन बोथ केसेस पॉपुलर सपोर्ट वाज एन एडवांटेज टू द कंट्री सीकिंग इंडिपेंडेंस। अब दोनों ही जगह पर जिनके पास ज्यादा सपोर्ट था उनको ज्यादा एडवांटेज था आजादी मिलने का। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रशियन रेवोल्यूशन। अब जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उस समय वो क्यों हुआ? ठीक है, उस समय जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनका स्थिति कैसा था? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट हार्डशिप फॉर वर्कर्स हु लिव्ड इन अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक स्लम्स ऑफ द सिटी। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि जो मजदूर थे वो बहुत मेहनत करते थे और वो शहर के उस भाग में रहते थे जो कि रहने लायक नहीं था, वो लोग स्वस्थ नहीं थे। दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड वाज लो ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज इन देयर लोकेलिटी। अच्छा, राजनीति में उन लोगों का कोई अधिकार नहीं था, उनको कहीं पे भी मौका नहीं दिया गया था। साथ साथ उन लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, जो जीने का उन लोग का स्तर था, वो बहुत ही बुरा था क्योंकि सैनिटेशन फैसिलिटी भी उनकी जहां वो रहते थे अच्छा नहीं था। सैनिटेशन फैसिलिटी क्या होता है? हम लोग नहाते हैं, ठीक है, हम लोग लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये सब को प्रॉपरली साफ किया जाता है। तो जहां प्रॉपर सैनिटेशन रहता है वहां पे आपकी सारी गंदगी साफ होती है और यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था। तो आप सोचिए, आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहां पे आपका जितना भी गंदा है, कूड़ा करकट, नहाना धोना, सब आप जो कर रहे हैं आपके आसपास ही है, तो आप कितने बीमार हो जाएंगे। वही स्थिति उस समय थी। वर्कर्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉइज एंड हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर लो वेजेस। चिल्ड्रन एंड वुमेन वर एम्प्लॉयड इन हैजार्डस यूनिट्स। अब जो मजदूर थे वो अपने मालिक के ऊपर डिपेंड करते थे जो उनको नौकरी दिया। उनको घंटों तक काम करना पड़ता था और पैसा बहुत कम मिलता था। जो बच्चे थे, जो महिलाएं थे, उनको भी काम पे रखा गया था, बहुत ही मेहनत का काम पे रखा गया था। Thus society came to be divided into two groups, capitalist and workers. तो इससे क्या हुआ? समाज दो हिस्सों में बटा। एक कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा होता था, जो पैसा लगाते थे, दूसरे वर्कर्स जो मजदूर होते थे। One was too rich and the other was too poor and exploited. अब जो कैपिटलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे और जो वर्कर्स थे वो बहुत गरीब थे और उनका शोषण किया जाता था। यही सब कारण था जिसकी वजह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। डिटेल में जानने के लिए हमारे आगे के वीडियोस को देखिए, वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ाया गया है।